अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो मिर्जा इकबाल बेग है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, उस पर बात करेंगे। लास्ट पे बात करेंगे जो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी है जो कि 4 को होनी है, उस पर बात करेंगे। कौन कौन से गुलकार या अदाकार आ रहे हैं तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उन्होंने पाकिस्तानी कई खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अपडेट दी है, कई खिलाड़ियों के आने ना आने उन पे अपडेट दी है, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले उसी पे ज़का अशरफ साहब ने अभी जो है वो कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर भी उन्होंने मतलब कहा था कि जी ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मीटिंग हुई हैं, टीम हमने सेलेक्ट किया, किस तरह से की है। तो अब उन्होंने रिसेंटली जो है वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं भी खेल रहे लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें जो वो उनका सीधा सीधा इशारा जो है वो सरफराज अहमद की तरफ था, क्योंकि सरफराज अहमद जो है वो डी कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन इब्रार अहमद और जो आपके टेस्ट मैच आप जिनको खिलाते हैं बाकायदगी के साथ नुमान को, तो नुमान जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था, और इब्रार अहमद जो इवन के वर्ल्ड कप में भी साथ गए हुए एज अ रिजर्व प्लेयर वो भी नहीं थे। तो इसमें जो है वो कहा जी ज़का अशरफ साहब ने कि जी इनको हम शामिल करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और जो सरफराज हैं उनकी जो कैटेगरी डी है उसको डी से इंप्रूव करके हम जो है वो ऊपर लेके आएंगे, जो कि डेफिनेटली उनको पता है कि वो सीनियर प्लेयर है, हमारा एक्स कैप्टन है वो। तो ये मेरे ख्याल में सरफराज के लिए भी अच्छी खबर है, इब्रार और नुमान के लिए भी अच्छी खबर है। इसके अलावा जो है उनसे मोहम्मद आमिर के बारे में जो है बहुत ज्यादा पूछा गया कि जी आमिर को आप क्या कहते हैं, लेकिन आमिर के बारे में उनका जो मौकफ था वो इतना ज्यादा मतलब क्लियर नहीं था। उसकी रीजन ये है, देखें, एक तो वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दूसरा अभी तक जो है वो आमिर ने रिटायरमेंट वापस नहीं ली। हालांकि आगे मजे की खबर यह है कि जी आमिर जो है वो नेशनल अकेडमी के अंदर जो है वो बाकायदगी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो है वो एक मेरे ख्याल में अभी तक वेरिड साइन है कि अगर वो प्रैक्टिस अभी तक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप के दौरान जो है मोहम्मद आमिर को शामिल किए जाने का चांस है? क्या 2-3 मैचेस या 4 मैचेस, क्योंकि देखें 9 मैच है और मैच भी पूरा महीना मैच चलेंगे आपके, तो हो सकता है कि 4 मैचों के बाद जब वो आमिर की जरूरत पड़ जाए तो फिर हमें जो है आईसीसी के घुटने पकड़ने पड़ते हैं कि जी हमें एक प्लेयर लाने दें बाहर से, इवन की जो रिजर्व के अंदर भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो भी आमिर के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रही है, और आमिर से भी जब इसके बारे में पूछा जाता है तो आमिर भी ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को मेरी जरूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट की कोई हैसियत नहीं बचती पीछे। जी, कल इसी तरह इन्होंने इंटरव्यू दिया आमिर ने, तो उसमें उन्होंने पूछा कि भाई मेरी रिटायरमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई चाहते हैं तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, अगर नहीं भी पब्लिकली कर सकते तो पर्सनली करें कि हाँ हम लेंगे, हम आपको सेलेक्ट करेंगे, आप रिटायरमेंट वापस ले तो मैं लूँ भी। वरना वो वाला काम वो कहते हैं हमारे साथ, वो एक अपने प्लेयर की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो जो बात करते हैं तमीम इकबाल वाला काम कि वो रिटायरमेंट वापस लेके उसके बाद उन्हें डालेंगे, तो उन्हें इसी चीज़ का खदशा है, इसी चीज़ का डर है। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात एक बताऊं तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी चांस, क्योंकि रिजर्व प्लेयर अगर आप देखो पाकिस्तान वाली टीम में सिर्फ जो 3 रिजर्व प्लेयर भी लेके गई है, और अगर उसके बाद भी रिजर्व प्लेयर में से नहीं खिलाना तो आईसीसी, तो मेरे ख्याल में से बीसीसीआई होती तो फिर भी चांस था कि हम कहते, लेकिन पीसीबी की तो इतनी चलने वाली नहीं है। और अब सेंस भी बनती है कि भैया आप रिजर्व प्लेयर फिर किस लिए लेके और किस तरह, अगर आपका कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड भी हो जाता है तो आप रिजर्व में से खिलाओगे, तो मुझे प्रैक्टिकली तो चांस नहीं लगता। बाकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिव्यू हुआ है तो वो ज्यादा अगर एक चीज नोट की जाए तो इन्होंने टेस्ट मैचेस के प्लेयर को फोकियत नहीं दी, मतलब कि उनके प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, T20 वनडे वालों को दी है, वैल्यू दी है। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तानी सिस्टम का कि टेस्ट मैच में इसीलिए इनकी रैंकिंग भी ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ये उसको वैल्यू ही नहीं करते। इंडिया देखो, इंडिया का टेस्ट मैच का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 4 डे वो बहुत क्रिकेट होती है। यहाँ पे इनका क्या होता है, T20 सबसे ज्यादा अभी तक पाकिस्तान ने T20 खेले हुए, उसको वैल्यू भी करते हैं, उसके मैचेस भी ज्यादा रखते हैं, वनडे के भी इवन नहीं रहते। तो ये बड़ी गलत चीज है, इनको पाकिस्तान को भी इस चीज को देखना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए, क्योंकि मैच तो वही ऑर्गेनाइज कराता है। तो वनडे के मैचेस भी और टेस्ट मैच के मैचेस भी ज्यादा हो और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, जिस तरह अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही है। देखिए आपके जो प्लेयर्स है ना, आपके प्लेयर्स को पता चलता है कि वो टेस्ट मैच जब खेलते हैं वहां से उनका स्टेमिना भी पता चलता है, वहां से वो उनकी टेक्निक्स पता चलती हैं, यहाँ से आपके बॉलर्स जो है वो निकलते हैं। तो ये नहीं होता कि आप बॉलर से 4 ओवर करवाएं, देखिए वो एक दिन 4 ओवर अच्छे करवाएगा, दूसरे दिन नहीं करवाएगा। लेकिन जब एक बॉलर जो वो टेस्ट मैच खेलता है और वहां पे वो 20-25 ओवर 30 ओवर करता है, तो वहां पे जो है ना वो बॉलर का भी पता चलता है
और और देखिए बैट्समैन को पता चलता है। इनको जो देखो, अगर ये टेस्ट मैच वालों को फैसिलिटेट करेंगे तो बॉलर स्पिन आएंगे भी टेस्ट वाली साइड, अदरवाइज उन्हें क्या जरूरत है, ना सेंट्रल कॉन्टैक्ट में नाम आ रहा है, ना वैसे ही इतना फेक आ रहे हैं। वो कहेंगे भाई T20 ठीक है ना, अगर मेहनत भी थोड़ी, रिवॉर्ड भी ज्यादा, तो वो क्यों इस तरफ आएंगे। तो ये किसी भी जिस तरह भी प्लेयर्स के इन्होंने लगाए हैं, ए कैटेगरी वाले को अच्छा भले मतलब के पैसे दे रहे हैं उनको, तो आप खुद ब खुद जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स को इतना प्रेफर भी नहीं करेंगे। बाकी ये कैटेगरी वाले कैटेगरी के लिहाज से भी किसी भी चेयरमैन ने एक बात की है कि ये कैटेगरी चेंज भी हो सकती है। ये जो ए कैटेगरी में पूछा गया ये 3 प्लेयर्स क्यों है, या ये बी में क्यों नहीं है, या सी में क्यों नहीं है, तो वो वजह ही सिंपल ये बताएगी कि ये हमारे टॉप परफॉर्मेंस परफॉर्मर है। बेस्ड है। तो अगर ये और परफॉर्मेंस आपकी चेंज हाँ, होती है तो अगर ये खुद भी नहीं चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है बी के अंदर ये भी चलेंगे। चेंज इसके अलावा नसीर आज की दूसरी खबर ये है कि मिर्जा इकबाल बेग जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल कुछ इंकशाफात किए और बड़े जो मेरे ख्याल में खतरनाक किए हैं। उन्होंने कहा जी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर जो है वो बाबर आजम को कहा गया कि जी हिमाद वसीम उसके अलावा जो है वो सरफराज और मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम के अंदर लाना चाहिए, जिस पे डेफिनेटली सबको पता है कि मिसबाह उल हक और हफीज जो है वो नाराज हुए और बाद में हफीज ने जो है वो रिजाइन भी दे दिया। लेकिन अब वो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी बाबर आजम ने इवन के यहाँ तक कह दिया था कि मैं एज अ कैप्टन नहीं जाऊंगा, और ये भी पॉसिबल है कि मैं जाऊं ही नहीं। अगर ये 3 आए तो फिर यानी मेरे ख्याल में अगर उनकी ये बात सच्ची निकल आती है, अल्लाह ना करे ये बात सच्ची निकले, क्योंकि ये बड़ी एक नेगेटिव बात है कि मतलब इतना आपको आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप जात के लिए अपनी नहीं खेल रहे, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी है। तो अगर ये खबर सही निकल आती है तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा रोला हो जाएगा, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि जका अशरफ 2 बार इस चीज का इशारा दे चुके हैं और मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे चुके हैं कि जी हम वर्ल्ड कप के बाद बड़ी तब्दीलियां करेंगे। तो बड़ी तब्दीलियां क्या होंगी, ये कुछ भी हो सकता है। या तो उन्हें शायद एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद जो वो अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि जी ये टीम तो हमें पता है वर्ल्ड कप के अंदर क्या करेगी, उसके बाद हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। जो करना चाह रहे थे वो इन्होंने कप्तान ने नहीं की, उस पे भी वो तपे हुए हैं कि चलो ठीक है फिर जाओ। चेयरमैन है ना, वो अपना एक्शन तो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेस्ट के नाम पे भी आपका प्लेयर जो है वो साल 6 महीने के लिए बाहर कर देंगे, वो बाहर कर देते हैं। ये एक पता कि अगर बात पीछे थोड़ा पीछे जाया जाए ना, एक तरह का इमाद वसीम रेस्ट के नाम पे बाहर हुआ तब से रेस्ट ही कर रहा है। परफॉर्मेंस तो इसकी डाउन हुई नहीं है ना, परफॉर्मेंस कब इसकी डाउन हुई है। ये इवन साल बाद भी, इसके इंटरव्यू में देख रहा था, साल बाद भी वो कह रहा था कि मैं 1 साल से नहीं कह रहा, फिर भी मैं टॉप 10 में ऑलराउंडर में आ रहा। तो भाई वो तब निकला है जब मतलब वो परफॉर्म कर रहा था, तो रेस्ट के नाम पे बाहर हुआ और अभी तक बाहर है। ऐसे ही है, अगर आपकी टीम जो है वो परफॉर्म नहीं करती तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो कैप्टन के ऊपर सबसे पहले जाएगा। और उसके अलावा जो इकबाल साहब है उन्होंने कहा है कि जी हफीज ने भी इसी बात पे रिजाइन दिया कि जी वो सरफराज को और हिमाद को लाना चाहते थे। मिसबा को भी इस बात पे नाराजगी थी, लेकिन मिसबा ने रिजाइन इसलिए नहीं दिया कि जी मैं तो मशवरा दे सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, आपने माननी है तो माने, नहीं मानी तो ना माने, आपको वर्ल्ड कप के अंदर जो है पता लग जाएगा। बाकी तीसरे नंबर पे जो खबर सामने आ रही है वो जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है उसमें जो इंडिया के काफी सारे बड़े बड़े गुलकार हैं उनमें। अच्छा देखिए, एक तो बात ये है कि जो एशिया कप की सेरेमनी हुई थी वो तो खैर ना ही होने के बराबर हुई थी, और अब जो इंडिया सेरेमनी करेगा नो डाउट पता चलेगा। आप ये अंदाजा लगाएं कि वर्ल्ड कप 5 तारीख से स्टार्ट है, हालांकि वो ये भी कर सकते थे कि जी मैच से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले करवा लें, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक पहले दिन रखा है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो सेरेमनी होगी वो एक तो लंबी जाएगी, हाँ वो ग्रैंड सेरेमनी होगी, वो प्रॉपर होगी, उस पर डिफरेंट सिंगर्स आएंगे, उनके जो है वो डांस वगैरह का उनके शोज हैं, सिंह आ रहे हैं, उसपे सिंगर हैं, उसपे आपके परफॉर्मर है वो रणवीर सिंह आ रहे हैं, ठीक है, और बाकायदा जो है वो है सिंगर है, वो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं अपनी सेरेमनी की, और बड़ी क्लास की सेरेमनी होगी। इसके अलावा जो है वो कैप्टन्स को जो है वो बुलाया जाएगा स्टेज के ऊपर, 10 टीमें 10 टीमों के कैप्टन जो है वो स्टेज के ऊपर आएंगे। 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्रॉपर आया था, एक एक को बुला रहे थे, वो अनाउंस कर रहे थे और सामने ऑडियंस बैठी है, वो शोर मचा रही है। और मुझे ये लगता है कि इंडिया वाले तो खैर उससे भी ज्यादा बेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह का इनका सेटअप बहुत बड़ा है, इनका वही बात ऐसे नहीं, उनको वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड और ये अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर अहमदाबाद के अंदर बड़ी तो स्पेस और वहां पे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में उसी ग्राउंड में है। हां मैक्सिमम आपकी वर्ल्ड सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट आपका स्टेडियम है क्रिकेट का, तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मजा आएगा एटलीस्ट। ये तो ये है कि अच्छा होना भी चाहिए, इतना बड़ा इवेंट है और इसीलिए इंडिया को मिल भी रहा है, इतने उसने ऑर्गेनाइज करवाए भी हैं क्योंकि उसने अच्छी तरह करवाए भी। और यहाँ पे वही बात है, ऐसे ही है, देखिए पैसा भी बहुत है बीसीसीआई के पास, और वो मजे की बात है कि लगाता भी है, और लगाता भी है, इसी से अर्न भी करता है ना। हमारे ना लगाते हैं ना आते हैं, वो दोनों चीजें ना जाते हैं ना आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सेरेमनी जो है वो देखने का बड़ा मजा आएगा। स्पेशल जो है वो सेरेमनी एक दिन जो रखी गई है, डेफिनेटली इसके पीछे इंडिया ने अपनी भरपूर तैयारी की होगी। बाकी इंशाल्लाह पहले सेरेमनी वाले दिन जिस दिन वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा हम भी फुल तैयारी में होंगे उस दिन।
अपनी फुल पाकिस्तान की शर्ट जो वर्ल्ड कप में पहन के जा रहे हैं वो इंशाल्लाह पहन के उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप करेंगे। तो देखते हैं, अब अल्लाह करे हो भी अच्छा कि ऐसे ही जिसमें है मजा जी। भी आए इस चीज का। ये थी नाज़रीन आज तक की न्यूज़, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।